वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर 2021 और 7 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले का 157वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि गया। 3 अक्टूबर 2021 को गया जिले का स्थापना दिवस मनाया गया जो कि 157वां स्थापना दिवस था। अब यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ के रूप में बिहार सॉकर लीग का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा, इसका शुरुआत किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और कुछ बेसिक सी जानकारी है जो कि आपको इस प्रश्न से संबंधित आपको याद रखना चाहिए। आपको यहाँ पर बता दूं कि 14 नवंबर 2021 से बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ के रूप में बिहार सॉकर लीग का आयोजन होगा और यह लीग 45 दिनों तक चलेगी, जिसमें कि लीग में कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी और यह 2 ग्रुप में बांटी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में शायद मुझे लगता है ये अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल का महाकुंभ है जो कि 45 दिनों तक चलेगा और इसमें 16 टीमें हिस्सा लेगी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये 14 नवंबर 2021 से ये स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आगे और भी लिखा गया कि लीग में कुल 60 मैच खेले जाएंगे और इसका फाइनल जो मुकाबला होगा, जो फाइनल मैच होगा, ये 26 दिसंबर 2021 को खेला जाएगा और लीग के विजेता को 1 लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। अब आपको यहाँ पे बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वारका दिल्ली में भी हाल ही में बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। आपको ध्यान रखना है कि द्वारका में, यानी कि दिल्ली के द्वारका में बिहार सदन है और यहीं पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 स्थित बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को ऐड किया कि जो कि मैंने 2021 जून महीने में करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको बताया था। इससे पहले 21 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में 10 मंजिला बिहार सदन का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था। अब यहाँ मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि बिहार सदन की नींव 2 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही रखी थी, यानी कि 2019 में ये नींव रखी गई थी बिहार सदन की, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये दिल्ली के नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में नींव रखी गई थी और 21 जून 2021 को इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अब यहाँ पर इस अगले पॉइंट में इस भवन के बारे में चर्चा किया गया है। यह भवन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में करीब 2 एकड़ में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसकी 10 मंजिलें हैं और इसमें 108 कमरे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ये सारे आपको प्री मेंस साथ ही साथ आपको इंटरव्यू तक आपकी मदद करेगा। तमाम चीज़ें आपको बिहार से संबंधित याद रखना है अगर आप बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ जनवरी से लेकर के अब तक सारे मंथ के करंट अफेयर्स का PDF का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इसका PDF फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो टेलीग्राम पे हमारा डेली क्विज होता था उसे अब इस ऐप पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जो भी क्विज होता था आप वहां पर जाकर क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप जाइए वहां पर क्विज दीजिए और जानिए कि आपके रैंक क्या और जो भी प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं उसमें से आपकी स्कोर क्या है। तमाम चीजें वहां पर आप देख पाएंगे, खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी ऑफर चल रहा है जो कि आपको 10 अक्टूबर तक ये ऑफर है। वहां पर जाकर जो हमारा प्रीमियम प्लान है उसे भी आप परचेज कर पाएंगे क्योंकि ये ऑफर में आपको बहुत ज्यादा छूट मिल रहा है। इस चैनल ने आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत अभी हाल ही में 1 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े को पूरा किया। तो इसी उपलक्ष्य में ये ऑफर लाया गया है, तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। ऑलरेडी 3000 से अधिक लोग अभी पिछले 3 दिन में रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी है उसे देख लेते हैं। आप ये भारत वाले मैप पर देख सकते हैं, ये बिहार की स्थिति है और ये साइड में है आपका उत्तर प्रदेश। अब आपको बता दूं कि बिहार का राजधानी पटना आप जानते हैं और राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिए, गौरैया जो है यहाँ पर देख रहे हैं राजकीय पक्षी। तो अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी ध्यान रखिए यहाँ पर। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है राजकीय पशु। तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार का क्षेत्रफल का, तो बिहार के जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का बंटवारा हुआ था बिहार से, तो उस समय झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% भूमि को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रहा था, ये 54% जो हिस्सा था भूमि का वो बिहार के क्षेत्र में रहा था। और इस आधार पर बिहार का जो क्षेत्रफल हुआ, यह 94,163 वर्ग किलोमीटर हुआ। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है बिहार की जो प्रथम राजभाषा यह है हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार की जो प्रमुख लोक नृत्य है जाट जाटिन कजारी पनवरिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। आगामी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। बीपीएससी परीक्षा में ये प्रश्न बनने की संभावना है। वहां पर आपको दे देगा स्वास्तिक, दे देगा बौद्धि वृक्ष, और एक ऑप्शन में ये भी रहेगा दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप आंसर करेंगे यही आंसर करेंगे दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, क्योंकि आपको यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा में ऑप्शन नंबर ए भी पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको फंसा सकता है इस प्रश्न में। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसे अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के रूप में चुना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक आंसर सही होगा। शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिन्हें अभी हाल ही में 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के रूप में मतलब अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बी अर्थात फाइनल आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवास को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक है, जबकि मल्लिका श्रीनिवास ट्रैक्टर्स एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। ये ध्यान रखें। और इन दोनों को 6 से 7 अक्टूबर 2021 को होने वाले 2021 आइडियाज समिट में सम्मानित किया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 6 से 7 अक्टूबर 2021 को 2021 इंडिया आइडियाज समिट में सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे मैंने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में लिखा है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो कि 2007 से प्रति वर्ष दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख के लेह में यह स्थित है हनले भारतीय खगोलीय वेधशाला। अब यहाँ पर आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वेधशालाओं में से एक के रूप में ख्याति हासिल कर रही है। ये इसी वजह से चर्चे में है। तो यहाँ पर यह प्रश्न बना है। तो जो भी पॉइंट चर्चे में होते हैं, जो भी फैक्ट्स चर्चे में होते हैं, वहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है, क्योंकि जो एग्जाम का मतलब जो क्वेश्चन तैयार करते हैं उनकी पैनी नजर होती है ये सारे पॉइंट पर। तो यहाँ से वो प्रश्न उठाते हैं, संबंधित चीजें जो भी होती है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि भारतीय खगोलीय वेधशाला ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप से युक्त दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में स्थित वेधशालाओं में से एक है। यानी कि यहाँ जो हनले में जो स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, तो आपको ये ध्यान रखना लद्दाख में स्थित है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में से स्थित वेधशालाओं में से एक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगला पॉइंट लिखा है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, दोनों लद्दाख से संबंधित है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है कि लद्दाख में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर मूविंग सिनेमाघर खुला है, यानी कि मोबाइल सिनेमाघर खुला है, जो कि मतलब कह सकते हैं आपको यहाँ पर याद रखना है ये लद्दाख में खुला और ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर खुला है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लद्दाख में हाल ही में फहराया गया, और इस ध्वज के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, एकदम से
डिटेल में बताया था, इसका एक एक पॉइंट मैंने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे। ये सारी चीज़ों को मतलब ध्यान रखने के लिए वीडियो को रोजाना देखें, और इससे क्या होगा कि आपकी करंट अफेयर्स में आप अपडेटेड रहेंगे, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए आप हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है अमित शाह, यानी कि अमित शाह के द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली, जिसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा, तो इसे अभी हाल ही में रवाना किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब ये कहाँ से रवाना किया गया, ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इस कार रैली को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, और यह रैली 2 अक्टूबर से यानी कि गांधी जयंती से चलकर 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त होगा। यहां से यह भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ इसके तहत 12 राज्यों के 18 शहरों से होते हुए 7500 किलोमीटर की लंबी यात्रा को कवर किया जाएगा। यानी कि इस सुदर्शन भारत परिक्रमा के अंतर्गत 12 राज्यों को कवर किया जाएगा, जिसमें कि 12 राज्यों के 18 शहर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि लगभग 7500 किलोमीटर की यात्रा को कवर किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें यहां से याद रखिए। अब यहां पर हमारा अगला 6वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्न में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभांकर यानी कि ऑफिशियल मस्कट घोषित किया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाचा चौधरी को अभी हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मस्कट घोषित किया गया है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है चाचा चौधरी, ये कार्टून चरित्र है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता, इन्हीं वजह से इन्हें जाना जाता है, और ये बहुत प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर भी हैं। तो इसे अभी हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मस्कट घोषित किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि क्यों इन्हें मतलब चाचा चौधरी को इसका ऑफिशियल मस्कट घोषित किया गया, तो इस पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं चाचा चौधरी को खास तौर पर बच्चों को नदी स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए चुना गया, क्योंकि चाचा चौधरी को बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो यहाँ से प्रेरणा मिलेगी नदी को स्वच्छ बनाने में। तो इसी वजह से ये भी हाल ही में इनको आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। अब यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में मैंने लिखा है अगले पॉइंट में, आप इसे देखिए। नमामि गंगे कार्यक्रम एक अधिकृत संरक्षण मिशन है जिसे कि जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ से ये शॉर्ट जानकारी आप याद रखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जून 2014 में किया गया था। अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में किस राज्य में एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो अभियान है इसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये मतलब कि एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के 75 जिलों को औद्योगिक केंद्र यानी कि जो विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र है, जो कि विशिष्ट पारंपरिक जो उद्योग है, तो उन्हीं को मतलब कि विकसित करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिनका कभी हाल ही में जो मतलब कर सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया गया है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट को यहाँ पर मैंने ऐड किया क्योंकि यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की स्थिति और साथ ही साथ ये अपना बिहार है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है और यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ यह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड भी, अगर हम किसी देश के खंड की बात करें तो ये किसी देश के अगर हम उपखंड में जाएं तो ये मतलब कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। और ये 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश
शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे कि ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यह भी आपको ध्यान रखना है किस राज्य को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश को, जो कि 1950 में बदलकर इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और आपको ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं यह हितेश चंद्र अवस्थी। तो ये सारे तमाम चीजें यहाँ से आप उत्तर प्रदेश से संबंधित भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 से 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। आपको बता दूं कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और यह दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से इसका उद्देश्य याद रखना है। और साथ ही साथ इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को किया गया था। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है ये इसका थीम के बारे में लिखा गया है। तो इस दिवस की 2021 की थीम है अंतरिक्ष में महिला यानी कि वुमेन इन स्पेस। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है। सरकार ने हाल ही में अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ यानी कि कचरे से धन। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने हाल ही में अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि यह वेब पोर्टल भारत की अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान खोजने के लिए और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और साथ ही साथ सरकारी हितधारकों और शहरी स्थानीय निकाय को एक साथ लाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसके एक साथ लाने से भारत की अपशिष्ट समस्याओं को मुक्ति मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है, इसकी शुरुआत हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन द्वारा किया गया था। यानी कि इस पोर्टल का जो मतलब कर सकते हैं, जो मतलब शुरुआत जो किया गया, ये आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में केंद्रीय वैज्ञानिक सलाहकार जो है प्रधान सलाहकार ये के विजय राघवन के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीश मेहता इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में अमीश मेहता को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर आशु सुयस का स्थान लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको मैंने बहुत बार बताया है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल और साथ साथ बहुत सारे मतलब एजेंसी हैं जो कि भारत का जो मतलब GDP ग्रोथ रेट है उसका आकलन करती है। तो इस बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये प्रश्न है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अहमदाबाद गुजरात में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा इसी में अगला पॉइंट है, यह खेल मध्यस्थता केंद्र खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। ये ध्यान रखना आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गुजरात से संबंधित एक पॉइंट को ऐड किया है जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। हाल ही में गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे योजना छूट गया, तो वतन प्रेम योजना की शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने किया था और आपको इस बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। आपको बता दूं कि विश्व शिक्षक दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों यानी दुनिया भर के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही साथ शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। और इसी को ध्यान रखते हुए मतलब प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
अब यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में इसके थीम के बारे में लिखा है 2021 का विश्व शिक्षक दिवस, यानी कि 2021 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का थीम क्या है। तो इसका थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, यानी कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ये इसका 2021 का थीम है, ये ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये प्रश्न जो है ये बिहार करंट अफेयर्स 2021 का बिहार करंट अफेयर्स फरवरी माह का वहां से लिया गया है। जो पिछले वीडियो में आपको क्विज करवाया था उसी क्विज से ये प्रश्न लिया गया। और आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि आपको इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि मैंने जो कल आपको क्विज दिया था चैनल पे वो आपको कैसा लगा, कृपया ये भी बताइए मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो यहाँ पर इस बारे में विस्तार से भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और वहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। तो ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। ऑलरेडी 3000 से अधिक लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दी से जाइए और ऑफर का लाभ उठाइए और ऑनलाइन टेस्ट और साथ ही साथ जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट कीजिए और एग्जाम में बेहतर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।